नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के प्रशासन की कुछ ऐसी बेहद महत्वपूर्ण संस्थाओं को डिकोड करने वाले हैं जिनका जिक्र आपको हमारे संविधान के पन्नों में सीधे तौर पर नहीं मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए, इनके बिना हमारे लोकतंत्र का काम करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर आते हैं। चीजों को सिंपल और क्लियर रखने के लिए हमने इस पूरे डिस्कशन को इन 5 हिस्सों में बांटा है। बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, वॉच डॉग्स यानी विजिलेंस और इन्फॉर्मेशन, लोकपाल, एंटी करप्शन शील्ड और आखिर में पॉलिसी एंड लॉ कमीशंस। आइए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई सरकारी बॉडी संविधान में नहीं है, तो कई लोग उसे असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कुछ ऐसा जो पूरी तरह से इल्लीगल है, जैसे मान लीजिए कोई आतंकी संगठन। वहीं दूसरी तरफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक बॉडीज पूरी तरह लीगल होती हैं। बस फर्क इतना है कि इन्हें ओरिजिनल संविधान में नहीं लिखा गया था, बल्कि समय की जरूरत के हिसाब से बाद में बनाया गया। अब इस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी के अंदर भी 2 बहुत ही क्लियर टाइप होते हैं। पहला है स्टैट्यूटरी बॉडीज यानी सांविधिक निकाय, जिन्हें संसद में प्रॉपर कानून या एक्ट पास करके बनाया जाता है। और दूसरा है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, जिन्हें बिना किसी संसद के कानून के सीधे सरकार के किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश से बना दिया जाता है। ये एक बेसिक लेकिन बहुत ही क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है, इसे आगे के लिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्रोटेक्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को लेकर भारत का सबसे बड़ा कदम था 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC का बनना। इसके पहले हेड रंगनाथ मिश्र थे। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। इनका टर्म 3 साल या 70 साल की उम्र तक का होता है। 2019 में एक बड़ा चेंज आया कि अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज इसका चेयरपर्सन बन सकता है। और इन्हें हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रेसिडेंट भी इन्हें तभी हटा सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट खुद किसी मिसकंडक्ट की जांच करके रिपोर्ट दे। चलिए, अब मानवाधिकारों के बाद आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, वॉच डॉग्स, विजिलेंस एंड इंफॉर्मेशन। हमारे पास 2 बहुत ही पावरफुल स्टैट्यूटरी शील्ड्स हैं। 1964 में बना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC और 2005 में बना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC। अब सवाल यह है कि ये बॉडीज सरकार के इन्फ्लुएंस से आजाद कैसे रहती हैं? इसका सीक्रेट छुपा है इनकी अपॉइंटमेंट कमिटियों में। NHRC, CVC और CIC इन तीनों के हेड्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। इसके लिए मल्टी पार्टी कमिटियां होती हैं। प्रधानमंत्री और लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन तीनों कमिटियों में फिक्स्ड होते हैं। होम मिनिस्टर NHRC और CVC में होते हैं, जबकि CIC में PM द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ये गजब का बैलेंस इंश्योर करता है कि कोई भी फैसला एक तरफा ना हो। और इन्फॉर्मेशन की बात हो ही रही है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI को कैसे भूल सकते हैं? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया में RTI का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। स्वीडन ने इसे 1776 में ही लागू कर दिया था। इंडिया में इसका बेस 1993 के फेमस SP गुप्ता केस से बना, जहां कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट माना। फिर 1997 में गोवा ने अपना स्टेट RTI पास किया और फाइनली 2005 में हमारा नेशनल RTI एक्ट लागू हुआ। ये सच में सिस्टम के लिए गेम चेंजर था। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो प्रवीण वशिष्ठ अभी हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। संथानम कमेटी की सिफारिश पर बनी इस संस्था के हेड का पावर आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनका टर्म 4 साल का होता है और इनकी सैलरी सीधे UPSC के चेयरपर्सन के बराबर होती है। इन वॉचडॉग्स की बात हमें सीधे ले जाती है हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, लोकपाल, एंटी करप्शन शील्ड। लोकपाल की जर्नी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। इसका आइडिया भी 1809 के स्वीडन के ऑम्बड्समैन कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। 1963 में LM सिंघरी ने इसे लोकपाल नाम दिया और 1966 में पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने इसकी सिफारिश भी कर दी। लेकिन सोचिए, इसे रियलिटी बनने में दशकों लग गए। फाइनली देश को हिला देने वाले अन्ना हजारे के उस हिस्टोरिक मूवमेंट के बाद 2013 में जन लोकपाल एक्ट पास हुआ। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, लोकपाल कोई एक इंसान या एक ऑफिसर नहीं है। ये पूरी की पूरी एक संस्था है। इसमें एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर्स होते हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। 50% मेंबर्स जुडिशरी से आते हैं और बाकी 50% SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और वुमेन कैटेगरी से रिजर्व्ड होते हैं। ये डाइवर्सिटी इसे सच में एक बैलेंस्ड बॉडी बनाती है। अभी करंटली जस्टिस AM खानविलकर लोकपाल के चेयरपर्सन हैं और उन्हें सिलेक्ट करने वाली कमेटी में खुद देश के चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं।
एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल ये है कि यहाँ से रिटायर होने के बाद आप अगले 5 सालों तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ना ही पॉलिटिक्स में लौट सकते हैं। ये रूल इसलिए है ताकि इस कुर्सी की ईमानदारी पर कोई उंगली ना उठा सके। अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, पॉलिसी एंड लॉ कमीशंस। अब तक हम जिन बॉडीज की बात कर रहे थे वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी थी, लेकिन अब हम नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज पर आ रहे हैं जो सीधे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हैं। इन्हें आप सरकार का दिमाग कह सकते हैं। सबसे प्राइम एग्जाम्पल है नीति आयोग, जिसने 1 जनवरी 2015 को पुराने प्लानिंग कमीशन की जगह ली। इसके चेयरपर्सन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अभी इसके वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं। नीति आयोग बेसिकली एक बड़ा थिंक टैंक है जिसके 2 कोर हब हैं। टीम इंडिया हब जो स्टेट और सेंटर को जोड़ता है, और नॉलेज एंड इनोवेशन हब जो नए आइडियाज क्रिएट करता है। इसी तरह एक और बेहद इंपॉर्टेंट नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है लॉ कमीशन, यानी विधि आयोग। इसकी हिस्ट्री तो और भी पीछे जाती है। पहला कमीशन 1834 में आ गया था, लॉर्ड मेकाले के अंडर। आजाद भारत का पहला कमीशन MC सीतलवाड़ के अंडर बना, और आज हम भारत के 23वें लॉ कमीशन को देख रहे हैं। इस 23वें लॉ कमीशन को करंटली जस्टिस दिनेश माहेश्वरी लीड कर रहे हैं। इस कमीशन में एक चेयरपर्सन, 4 फुल टाइम मेंबर्स और 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। इनका काम बहुत क्रिटिकल है। ये 2027 तक सरकार को, खासकर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को, कानूनी सुधारों पर एडवाइस देंगे। आज जो पॉलिसीज बन रही हैं उनमें इनकी राय का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। बेशक हमारा संविधान वो मजबूत नींव है जिस पर भारत की इमारत खड़ी है, लेकिन क्या ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज असल में वो दीवारें नहीं हैं जो इस घर को आंधी तूफान से बचाती हैं? चाहे हमारे हक की लड़ाई हो, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना हो, करप्शन से लड़ना हो, या फ्यूचर की पॉलिसीज डिजाइन करनी हो, ये बॉडीज हर दिन हमारे लोकतंत्र को प्रैक्टिकली चला रही हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या इन संस्थाओं के बिना हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम सर्वाइव कर पाता? इस सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।